नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज जो हम चर्चा करेंगे उस चर्चा से पहले हम आमतौर पर किससे सुना था, आज एक कहानी की बात करते हैं। एक कहानी सुनी थी बचपन में, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो। एक रानी थी, उसके पास एक जादुई शीशा था। रानी उस जादुई शीशे से जो कुछ भी पूछती वो सच सच बता देता। एक बारी रानी ने उससे पूछा कि बताओ सबसे खूबसूरत कौन, सबसे सुंदर कौन है। अब शीशा तो झूठ नहीं बोलता ना, आईना झूठ कहाँ बोलता। तो आईना ने जो है उसने कहा, एक राजकुमारी का उसने नाम लिया कि ये सबसे सुंदर। रानी बहुत चिढ़ गई, उसने उस राजकुमारी को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, मारने तक की सोची। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि रानी ने अपना शीशा तोड़ दिया और खुद भी मर गई। अब कहानी क्या है वो तो चलो, लेकिन ये शीशे की क्या गलती थी, उस आईने की क्या गलती है जिसने सच बताया। असल में ऐसा ही एक आईना आज भी है जो चिल्ला चिल्ला के हमारे बारे में बता रहा है सच। हमारे मतलब मानव के बारे में सच बता रहा है। हमारी जो गलतियां हैं वो बार बार दिखा रहा है, पर हम भी उस रानी की तरह सच नहीं मान रहे। ये आईना क्या है? ये आईना है आइस कोर, बर्फ का आईना। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे आइस कोर पे। क्या है ये आइस कोर? आइस कोर जो है, इसको समझना जो है बहुत आसान है। इनमें आइस कोर में इस धरती का सारा इतिहास दफन है। इसी से पता लगता है, जब कहते हैं ना कि 8 लाख साल पहले इतनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, आज इतनी है, तो भैया 8 लाख साल पहले का कैसे पता? कौन रिकॉर्ड कर रहा था तब? ये आइस कोर थे जिनमें सब कुछ दर्ज हो रहा था, जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। आइस कोर को आप ऐसे समझिए कि पेड़ की उम्र कैसे पता करते हैं। आपको पता, हर साल एक वलय बनता है, गोला बनता चला जाता है ना पेड़ में, तो जितने ज़्यादा वलय होते हैं उतनी उम्र होती है। बस ऐसे ही आइस कोर जो हैं, जो हमारे 2 ध्रुव हैं, एंटार्क्टिका, आर्टिक, ये जो ध्रुव हैं, पोल्स, इन पोल्स पे बर्फ जमती चली जाती है हर साल, परत दर परत। और देखिए, बचपन में मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि धरती अपने ध्रुवों पे ऐसी सीधी नहीं है, थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी सी घूमी हुई है। अब ये जो टिल्टेड है, ये जो एक कोण है, इस वजह से ध्रुव जो हैं ये एक ही जगह स्थिर हैं हमेशा, और यहाँ पर हमेशा सीधी सूरज की रोशनी नहीं आती, उतनी ऊष्मा नहीं आती, तो यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। और कभी मानव के वहाँ ज़्यादा कदम नहीं पड़े तो वो डिस्टर्ब भी नहीं हुई, तो हर साल परत दर परत बर्फ पड़ती रही, पड़ते 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 जमती रही लाखों साल। और उस बर्फ में जो कुछ भी हुआ इस धरती पर, वो इतिहास दफन है। किस रूप में? धूल के कण, बुलबुले, हवा के बुलबुलों में रेडिएशन है, धूल है, और क्या क्या गैस रही, कौन सी गैसें रहीं, उनकी पूरी कंपोजिशन जो है वो उस धूल में, उस कण में, उन बुलबुलों में है। तो ये है हमारा जो इतिहास दफन है। और इसको बड़ा समझना आसान है कि ये वहाँ क्यों है, इधर उधर क्यों नहीं। असल में क्या है, धरती का एक बड़ा एक फिक्स संचरण है, एक सर्कुलेशन है, हवा का भी, पानी का भी। अब आप सोचिए, आपने कई बार ये सुना होगा कि ओजोन परत के ऊपर छेद हो गया है, ओजोन की जो चादर है वो कई जगह से फट गई है। अब वो ओजोन, आपको पता है कि एक ऐसी चादर है जो धरती के आसपास एक पूरा आवरण है इसका, एक हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, जिसमें से पराबैंगनी किरणें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, कैंसर भी पैदा करती हैं, वो नहीं आ पाती। तो ये ओजोन बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से हमारी सुरक्षा की छतरी। तो इस छतरी में जो छेद हुआ वो अंटार्कटिका के ऊपर हो गया। अब कहते हैं छेद कैसे होता? छेद कहते हैं कि पहले भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बड़े यूज़ होते थे, उनसे होता है। और भी कई चीज़ें हैं जो इनको तोड़ के रख देती हैं, छतरी में छेद कर देती हैं, ओजोन को बिखेर देती हैं। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं परफ्यूम में, एसी वगैरह इन सब में होते थे, फ्रिज में होते थे। ये लगाते तो हम हैं, अंटार्कटिका में तो पेंगुइन रहते हैं, तो वहाँ का कुछ छेद हो गया।
अब बस यही वो भूमिका आती है संचरण की। हवा इक्वेटर से जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर उठती है, गर्म से ऊपर जाएगी और जाके ठंडे इलाकों में बैठ जाती है, ठंडे मतलब ध्रुवीय प्रदेशों में, और फिर उसके बाद सतह से लगती हुई आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे। बस यही संचरण चलता रहता है। क्रियोलिस प्रभाव भी होता है, उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आमतौर पे यही पानी के साथ है। पानी इक्वेटर में सतह पे आता है, फिर ऐसे जाएगा, ध्रुव में जाके नीचे बैठता है, फिर नीचे नीचे आता है, फिर सतह पे आता है, फिर। तो ये पानी का संचरण है, ऐसे ही हवा का संचरण है। तो सारी चीज़ें जाके कहाँ समा जाती हैं? ध्रुवों में। अब जैसे मैंने बताया कि परत दर परत जो है बनती चली जाती, तो 1 इंच अगर परत मिली तो हो सकता है उसमें हजारों सालों का इतिहास लिखा हो। फिर उन बुलबुलों को जो है पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्रोमेटोग्राफी वगैरह की जाती है, फिर समझ आता है कि उस समय का तापमान क्या था, उस समय की गैस कौन कौन सी थी। अब जैसे इंडोनेशिया में करीब 73,000 साल पहले एक ज्वालामुखी फटा था, तोबा ज्वालामुखी कहते, बहुत बड़ा महाविस्फोट था। इतना कि उसका जो शीर्ष है, जो टॉप था पहाड़ का, वही गायब हो गया पूरा। उसकी जगह आज वहाँ झील है। तो उसकी धूल उड़ के भी कहाँ मिली? इन्हीं जो आइस कोर हैं, इन्हीं बर्फ़ की परतों में, इन्हीं बुलबुलों के अंदर वो मिलती है, जिससे पता लगा कि भैया पिछले 5 लाख साल में जो सबसे बड़ा विस्फोट था यही हुआ था। इससे जुड़ी एक रोचक बात भी है कि आज के जो आप होमो सेपियंस बोलते हैं, यानी हम लोग जो हैं लगभग सभी खत्म हो गए थे, 5-10 हज़ार ही बचे थे, और आज देखो 700 करोड़ 750 करोड़ के करीब हो गए, 800 करोड़ होने जा रहे हैं। खैर ये सब बात कभी बाद में करेंगे। तो अब आप सोचिए आइस कोर है क्या, लिया कैसे जाता है? इसमें क्या करते हैं, जैसे एंटार्क्टिका है, ग्रीनलैंड है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ की बर्फ अनछुई है, ऐसे ही परत दर परत होती रही, ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो उनमें ड्रिल करते हैं। ड्रिल करके पूरा कोर, बर्फ का पूरा कोर निकलता है, जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर नुमा, बेलनाकार सिलेंडर नुमा एक कोर निकलता है, फिर उसको स्टेडी किया जाता है। अब 1950 के आसपास ये खुदाइयाँ शुरू हुई थी। उस समय कई देशों ने मिलकर इस पे काम किया। रूस ने एक वॉस्टक स्टेशन बनाया था, जो है डोमसी करके एक आइस कोर है, वो कितना गहरा है, 10 देशों ने मिलकर काम किया है। तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा है और 3 किलोमीटर गहरा। इतनी गहराई में चले गए जहाँ करीब 8.5 लाख साल का रिकॉर्ड मिला है। उसी से तो पता लगा जो हम कह रहे हैं कि बर्फ का आईना, इस आईने ने क्या दिखाया कि भैया 8.5 लाख साल पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, वाटर वेपर, भाप भी, ये वो गैसें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में जब ज़्यादा हो जाती हैं तो सूरज की जो ऊष्मा आती है थोड़ी रुकती है और काफ़ी चली जाती है। तो ये ज़्यादातर उसको रोक लेती हैं, सारी तो वैसे भी नहीं जाती थी। ये ग्लोबल वार्मिंग याद रखिएगा, क्योंकि ये वार्मिंग है, इसकी वजह से ही धरती पर जीवन है, पर ये ज़्यादा होना जो है वो नुकसान कर रहा है। ये जो धरती को बुखार चढ़ना कह रहे हैं ना, गर्माती धरती, तो ये सब क्यों हो रहा? क्योंकि ये गैसें जो हैं इनकी चादर ज़रा मोटी हो गई है, तो ऊष्मा उतनी नहीं निकल पा रही। तो ऊष्मा जब रहेगी तो तापमान बढ़ेगा। एंटार्क्टिका का तापमान पिछले 50 साल में 2 डिग्री बढ़ चुका है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे आइस शेल्फ वगैरह जो है टूट के जा रहे हैं। खैर, जो हम बात कर रहे थे कि ये ड्रिल करके जब उसमें से बर्फ़ का पूरा सिलेंडर जो है वो निकलता है, बेलनाकार सिलेंडर नुमा जो बताया, तो उस सिलेंडर के अंदर छोटे छोटे इतने सेक्शन वगैरह लेके उनकी फिर उनके बारे में जांच की जाती है, उनमें जो बुलबुले होते हैं पता किया जाता है। तो उन्हीं से पता लगा कि भाई उसमें जैसे इंडोनेशिया का टोबा द्वीप के बारे में आपको बताया, ऐसे ही 1986 में चेरनोबिल जो रूस में आपको पता है कि नाभिकीय दुर्घटना जो हुई थी वो फटा, तो 2 साल के अंदर उसकी भी रेडिएशन जो है वो इन्हीं बर्फ़ के बुलबुलों में पहुंच गई थी। अब इसे आईना क्यों कहा गया? क्योंकि ये बताता है कि भाई क्या क्या हुआ, इतने सालों में धरती में कैसे कैसे बदलाव आए।
8.5 लाख साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर था उससे ज़्यादा आज है। मतलब 400 ppm तक हम पहुंच गए हैं। हम तो ये सोचते थे 350 पे क्या क्या हो जाएगा, तो 400 ppm में बदलाव आने शुरू हो गए। और उसी ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये इसी वजह से हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इस वजह से कुछ ही समय में बारिश आ जाती है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ है क्लाइमेट चेंज में, एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा, ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा। अमेरिका के जब सर्दियों के मौसम में देखिए ना, हर उनके जो राज्य हैं वहाँ पर माइनस में तापमान चला जाता है, आर्टिक वॉटक्स वो उसको बोलते हैं, तो कितनी ठंड हो जाती है। और जब गर्मी आई तो बहुत आई, बारिश हुई तो बहुत हो गई। हरिकेन्स, ये जो आप चक्रवात देख रहे हैं, ये चक्रवात क्यों बढ़ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कैसे? चक्रवात का ईंधन क्या है, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो चक्रवात को ऊर्जा मिलती है पानी से। तो समुद्र का पानी जब गर्मी होती है तो भाप ज़्यादा बनती है, भाप ज़्यादा तो चक्रवात उतने ही ज़्यादा। तो ग्लोबल वार्मिंग से सीधा लिंक है। अब ये कैसे पता करते हैं, ये बड़ा रोचक है कि आइस कोर में से कैसे पता किया भाई तब ज़्यादा गर्म था। देखिए पानी है, क्या है? H2O, सबको पता है। अब हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट जैसे 1 है। अब उसमें हाइड्रोजन में एक आपको पता है न्यूक्लियस है, एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, तो उसमें प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन अगर आ जाता है तो वो थोड़ा हैवी हो जाता है, इसको बोलते हैं आइसोटोप। एक न्यूट्रॉन आ गया तो वो हैवी हो गया, तो उसको हाइड्रोजन की जगह एक नाम दिया गया ड्यूटेरियम। ये प्राकृतिक तौर पे रहता है। ऐसे ही ऑक्सीजन में 16 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 18 हो जाता है, भारी हो गया। तो वो ऑक्सीजन भी जो है हमारे आसपास हमारे प्राकृतिक तौर पे रहती है। लेकिन अब ये क्योंकि आइसोटोप हैं और भारी हैं, तो अगर मान लो अंटार्कटिका में आइस कोर आपने निकाला, उसके बुलबुले में स्टडी किया तो देखा कि भाई इसमें तो ड्यूटेरियम की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन जो 18 वाला उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो इससे आप समझ गए कि हैवी आइसोटोप उठाए हैं। अब हैवी आइसोटोप कब जाएंगे? जब तापमान ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा मात्रा में भाप बनेगा, तभी तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए ना भारी चीज़ को उठा के वहाँ पहुँचाने में। तो जब ये हैवी आइसोटोप वहाँ मिलते हैं तब पता लगता है कि तापमान ज़्यादा रहा होगा, और ऐसा अब लगातार हो रहा है। यही आइस कोर वो आईना है जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये कोई प्राकृतिक वो नहीं है घटना, ये मानव की करतूतों से है, हमारी नासमझी या कहे नालायकी से ये सब हो रहा है। हम जो हवा में झोंकते जा रहे हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस, मैंने बताया ही, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सबको पता है सबसे ज़्यादा वो ये, इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये सब होती हैं गैसेस। मीथेन है, मीथेन बिखर के बहुत जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, लेकिन मीथेन 21 गुना ज़्यादा इफेक्ट डालती है ग्रीन हाउस, मतलब वो ज़्यादा ऊष्मा सोखती है कार्बन डाइऑक्साइड से। अब आप सोचिए कि ये हम बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, थ्योरी बनाने वाले तो बहुत सारी थ्योरी बनाते हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा आदमी अपने सर पे तो लेगा नहीं, तो उसने कह दिया इतनी गाय भैंसें हो गई कि उनके गोबर से इतनी मीथेन होती है कि उससे जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं और तापमान बढ़ रहा है। अरे भाई, एक चीज़ होती है बायोजेनिक, एक होती है जियोजेनिक। बायोजेनिक मतलब गाय ने पौधा खाया, पौधे को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करके जो CO2 मीथेन जो निकली वो उतनी होगी ना जितनी पौधे में थी, धरती से ही लिया उसने और धरती को ही दे दिया। ये तो एक समान स्तर बना रहता है। लेकिन आपने जमीन खोद के तेल निकाला, कोयला निकाला और उनको जलाया, तो वो जियोजेनिक है। तो वो तो प्रकृति ने संभाल के अंदर रख दिया था, आपने निकाल के जब जलाया तो ये एडिशनल है, ये अतिरिक्त है, ये बढ़ाती है तापमान। तो देखिए जी, पूरी तरह साफ है, और ख़ास तौर से आइस कोर से अब पूरी तरह ये पता लग चुका है कि हम ही जिम्मेदार हैं इस अपनी दुर्दशा के लिए। ये जो जीवन अब खतरे में पड़ चुका है, हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि चंद्रमा पे रह लेंगे, मंगल पे तो बस आप पहुंच ही गए, या कोई दूसरा और ग्रह जीवन के लिए मिल जाएगा। पर याद रखिए भाई, अभी तक जितने भी ग्रह देखे हैं उनमें अगर जीवन है तो अभी तक इस नीले ग्रह यानी धरती पर ही मिला है। बाकी तो जब मिलेगा मिलेगा,
और जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी हमारी है। आई स्कोर उसी आईने की तरह है जो चिल्ला चिल्ला के हमारी बदसूरती हमें बता रहा है, और हम उस रानी की तरह हैं जो मान नहीं रहे। उम्मीद है मानेंगे और इसे समझेंगे भी। तो चलिए, हमने आपसे जो सवाल पूछा था अब उसका जवाब भी दे देते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने सवाल किया था कि एक डॉक्टर बीचर्स के बारे में हमने बताया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें जब गए तो सैनिक जो घायल होते थे उनको मॉर्फिन देते थे, तो मॉर्फिन ख़त्म हो गई, तो उन्होंने सैनिकों को नॉर्मल सलाइन, जो नमक का पानी कहते हैं, ड्रिप में चढ़ा होता है, तो वो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लगा दी। कईयों को डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन दे दिया और उन्हें बोला कि आपको तो मॉर्फिन दे रहे हैं, और 50% जो सैनिक थे उनको दर्द में आराम आ गया। और 1955 में जब उन्होंने अपना शोध पत्र लिखा तो उसमें उन्होंने यही लिखा था, और हमने पूछा था कि इस प्रभाव को क्या नाम दिया, और जितनों ने जवाब दिया है, सही जवाब दिया है, इसको नाम दिया गया था प्लेसिबो इफेक्ट। मैं कुछ अपने जिन लोगों ने कमेंट्स किए उनके नाम पढ़ देता हूँ। एक हमारे आस्था जी हैं, उन्होंने सही दिया है, और मोहम्मद हारिस हुसैन हैं, इन्होंने भी प्लेसिबो इफेक्ट लिखा है, और एक लिल चैम्प करके हैं, इन्होंने भी प्लेसिबो इफेक्ट लिखा है। यंग किसान हैं, इन्होंने भी प्लेसिबो इफेक्ट का है। सुहाग मोंडल जी हैं, प्लेसिबो रिस्पॉन्स इन्होंने भी लिखा है। और लगभग जितनों ने जवाब दिया है, मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकता, काफ़ी नाम है, लेकिन हम इसका ज़रूर कुछ करेंगे। जो सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए भी अभी बहुत कुछ है, समय आने पे वो स्पष्ट होता रहेगा। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट यानी एक आप किसी को एक ऐसी उम्मीद दे रहे हैं कि वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच में आ जाता है। यही एपिजेनेटिक्स है जो पिछले कार्यक्रम में बताया, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए समझना। और डॉक्टर्स जानते हैं, मैंने देखा कि डॉक्टर्स अपने मरीज को बोल देते हैं कि आप चिंता मत करो भाई, यूं ही ठीक हो जाओगे, सब कुछ सही है, कोई बीमारी नहीं है, और वाकई में मरीज ठीक होने लगता है। ये मुझे खुद कुछ डॉक्टरों ने बताया, और ये ज़रूरी भी है। एक उम्मीद देना बड़ा ज़रूरी है, यही सकारात्मक सोच रखनी ज़रूरी है। हम परेशान आने वाले समय को लेके हैं या बीते हुए समय की जो घटना है उसे लेके? ज़रूरत तो आज में जीने की है, तो इसको समझ सकते हैं, और ये समझ आ भी सकता है, और बहुत लोग अब ये जान भी रहे हैं। आज में जीना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव रहेंगे। तो इसलिए तुरंत आपसे आज का जो सवाल है वो भी पूछ लेते हैं। आज का सवाल थोड़ा रंगीन है। आज हम आपसे एक रंग के बारे में पूछ रहे हैं। ये रंग जो है खाने पीने की चीज़ों में भी मिलाया जाता है, लिपस्टिक तक में होता है। खाने पीने की चीज़ों में जब इसे मिलाया जाता है तो E120 E120 लिखा रहता है। ये रंग क्या है, और सबसे बड़ी बात, ये रंग आता कहाँ से है? तो ये दो सवाल हैं। एक तो ये रंग क्या है, और ये रंग आता कहाँ से है, इसके बारे में बताइए। सवाल आप बार बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। तो ये E120 कौन सा रंग है और ये कहाँ से आता है? तो आपसे अब विदा लेते हैं। नमस्कार।